नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। देश भर में 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा। अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। इस तरह सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने हितों को देख करके करने में लगे हुए। किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही दूसरी घटना में उन्हें लोगों का मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सहयोग मांगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाना शुरू हो चुका है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का अपना प्रदूषण सेफ लिमिट में है। आसपास के राज्यों में सरकारों ने किसानों की मदद नहीं की, इसलिए किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएगी। इससे तेल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। पिछले साल भी ये मुहिम चलाई गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और कई शहरों में हमले की धमकी थी। आईएसआई ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। उसके कब्जे से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। स्पेशल सेल की आतंकी से पूछताछ चल रही है। आतंकी फर्जी आईडी से दिल्ली के शास्त्री नगर में रह रहा था। पकड़ा गया आतंकी नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। आतंकी की पहचान पाकिस्तान के पंजाब निवासी के रूप में हुई है। वो अली अहमद नूरी के नाम से भारतीय नागरिक के रूप में दिल्ली में आकर शास्त्री नगर में रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित रमा आत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पंजाब और हिमाचल के बीच खेला गया, जिसका शुभारंभ अंबाला की पहली महिला मेयर और इंडियन वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति रानी शर्मा ने किया। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज महिला क्रिकेट को बढ़ते हुए देख खुशी होती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज को महिला क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनका प्रतिभा और निखर सके। इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजन विवेक अत्रे ने कहा कि ये मुकाबला युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से ये युवतियां देश के जर्सी में भारत के लिए खेलती नजर आएंगी। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पिछले 10 दिनों से किसान धान की खरीद नहीं होने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मार्केट कमेटी की तरफ से धान की खरीद का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। किसानों ने कहा है कि जब खरीद को लेकर के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से बात की जाती है तो 2-3 घंटे बाद खरीदने को काम शुरू करने की बात कह करके टाल देते हैं। कमेटी की तरफ से धान खरीदने के लिए कोई नहीं पहुंचता। मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि जिस गवर्नमेंट एजेंसी को धान खरीदना है वो भी मंडी में पहुंच नहीं पाई है, जिसकी वजह से किसानों की धान मंडी से अभी उठी नहीं है। जगाधरी में धान की खरीद को लेकर के मंडी अधिकारी और अड़ाती के बीच की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों सरकार को चूना लगाने की योजना बना रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि मार्केट कमेटी सचिव की शिकायत पर मंडी सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चरखी दादरी में राइट टू सर्विस एक्ट के विरोध में बिजली कर्मचारी ने गेट मीटिंग करते हुए 2 घंटे का प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। बिजली कर्मचारी ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, जो भी केंद्रीय परिषद की ओर से फैसला लिया जाएगा उसका वो पूरा समर्थन करेंगे। कैथल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर की कमी के चलते हालत खराब है। पिछले 12 दिनों में 10 डॉक्टर अस्पताल से चले गए हैं। गायनी सर्जरी, नेत्री रोग और मनोरोग विभाग की ओपीडी पर असर पड़ा है।
इन विभागों में कुछ ही डॉक्टर बचे हुए हैं जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ कहीं ज्यादा है। अस्पताल में पिछले 11 दिनों से मनोरोग की ओपीडी पूरी तरह से बंद है। गायने में सिर्फ एक डॉक्टर से ही ओपीडी में काम चलाया जा रहा है। डॉक्टर के लिए एक दिन में 250 मरीजों को देखना संभव नहीं है। ऐसे में करीब 100 मरीजों को छोड़कर के बाकी को लौटा दिया जाता है। सर्जरी विभाग की ओपीडी में मरीजों को डॉक्टर के आने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर पर ओपीडी के अलावा ऑपरेशन थिएटर वार्ड की भी जिम्मेदारी है। इमरजेंसी में क्रिटिकल केस आने पर देखा जा रहा है। यमुनानगर में डेंगू के 10 नए केस सामने आए हैं। जिले में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर के 52 हो चुकी है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में मरीज की संख्या ज्यादा हो सकती है। यमुनानगर में अभी तक 4718 घरों और सरकारी कार्यालयों में डेंगू का लार्वा मिला, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया। सीएमओ ने बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर रही है। डेंगू का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है और लोगों को इसके लिए नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। इस जिले में डेंगू के 49 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से शाहबाद के गांव कलसाना में सबसे ज्यादा 34 केस मिले। जिला मलेरिया अधिकारी ने कहा है कि हालत नियंत्रण में है। 21 सितंबर को जिले में डेंगू का पहला कंफर्म केस मिला था। नियमों के अवहेलना करने पर 1572 लोगों को नोटिस दिया गया। हर घर में नल से जल के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग इलाकों में जागरूकता कैंप चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जिला सलाहकार ने कहा कि जल से जुड़े सरकार की ओर से चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे, तभी जल जीवन मिशन सही रूप से सार्थक होगा। गोहाना में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा सरकार के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कैथल में ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही मजदूरों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि किसी भी मजदूर को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मजदूर यूनियन के सदस्यों के साथ रसीद, जॉब कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने को लेकर के आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की जाएगी। सीईओ ने जिला परिषद कार्यालय में 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के बारे में बताया। इस राशि में किस तरह से काम करवाए जा सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दी। फरीदाबाद में एनआईटी के जीवन नगर पार्ट 2 में एक मकान का छज्जा गिरने की वजह से स्कूल जा रहे 3 छात्र, महिला टीचर और बाहरी बच्चा घायल हो गया। रास्ते पर गटर का गंदा पानी भरे होने के चलते बच्चे किनारे किनारे से जा रहे थे। इसी दौरान मकान का छज्जा टूटकर गिर गया। हादसे की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ के मुताबिक बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर थी। मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बल्लभगढ़ में मोहाना रोड पर युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पानीपत के हरिनगर कॉलोनी में घरेलू झगड़े की वजह से 30 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर के जान दे दी। घर पर कमरा बंद कर पंखे से महिला ने फांसी लगाई। आसपास के लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महिला के पति ने आकर दरवाजा तोड़ा और महिला के शव को फंदे से उतारा। बहादुरगढ़ के गांव दाकोरा में महिला की हत्या कर दी गई। ड्रेन की पट्टियों पर महिला के शव को बरामद किया गया। सिर पर चोट के निशान भी मिले। महिला का मोबाइल और कानों से गहने भी गायब थे। छीना झपटी के मकसद से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या और लूट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात उस वक्त हुई जब प्रॉपर्टी डीलर के 2 साथी होटल में कमरा बुक कराने के लिए अंदर गए थे और वो कार में बैठा हुआ था। फरीदाबाद में महिलाओं को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने जागरूकता की तरफ एक और कदम बढ़ाया। अब हर महीने एक स्त्रीलिंग मेला का आयोजन किया जाएगा। स्त्रीलिंग मेला में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्त्रीलिंग मेले में महिलाओं के प्रति अधिकारों के बारे में स्टॉल लगा करके उन्हें जानकारी दी जाएगी। महिला थाने की एसएचओ माया ने बताया कि महिलाओं के लिए स्त्रीलिंग मेला आयोजन किया जा रहा है और ये फरीदाबाद में पहली बार हो रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में रोजाना 50% वैक्सीन बच रही है। 90% से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगा चुका है।
वैक्सीन लगवाने आए लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से खुश दिखे। कुछ समय पहले लोग वैक्सीन के लिए लाइनों में लग करके इंतजार करते थे। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में से 50% डोज रोजाना बचकर के वापस जा रही है। हर स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 1200 में से सिर्फ 600 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,183 नए मामले सामने आए हैं। 26,566 रिकवरी हुई है और 177 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,736 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस मिले हैं। एक दिन में एक मरीज रिकवर हुआ। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 15 मरीज रिकवर। कैथल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी डेंगू के 6 नए केस मिले हैं। 82 मरीजों में से 4 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 16 मरीजों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। डोकरा गेट, चंदना रोड, सिटा रोड, सेक्टर 19, कलायत और भाना में नए केस मिले हैं। अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहा इंजन गन्नौर व राजलूगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच अचानक से फेल हो गया। दोपहर करीब 2:30 बजे इंजन फेल होने से अंबाला दिल्ली रूट पर ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से बांद्रा जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस और कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को खड़ा करना पड़ा, जबकि दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी अलग अलग जगहों पर रोकना पड़ा। अंबाला की तरफ जाने वाली गाड़ियां अपने समय पर चलती रही। इस बीच रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पश्चिम एक्सप्रेस के इंजन को अलग करने के बाद उस इंजन की मदद से खराब इंजन को राजलूगढ़ रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। राजधानी दिल्ली के हर्षविहार इलाके में पेपर रोल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से गोदाम का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गुरुग्राम में फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए टास्क फोर्स अब शहर में मास्क न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। नारनौंद के सामान्य अस्पताल में सोमवार को 10 बजे से 12 बजे तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर स्टाफ और तालमेल कमेटी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और आपातकालीन सेवा को छोड़कर के सभी सेवाएं बंद रखी हैं। इस हड़ताल में सभी डॉक्टर, MPHW, नर्सिंग स्टाफ सामूहिक रूप से शामिल रहे। डॉक्टर स्टाफ का कहना है कि हिसार में LT नीरज मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको छोड़ा जाए और दोषी पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। यमुनानगर में 3 दिन पहले हुई मेडिकल संचालक की हत्या मामले में CIA पुलिस को मिली कामयाबी। हत्या के आरोपी मोहम्मद आलम को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि पैसों का लेन देन और खुद को हुए घाटे की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। अग्रवाल धर्मशाला के बाहर डिवाइडर पर बने इलेक्ट्रिक पोल को हाथ लगाने की वजह से दुर्घटना हुई। करंट लगने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। करनाल में पिस्तौल और चाकू के बल पर लोगों से लूटपाट और छीना झपटी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस और लोहे की रॉड को बरामद किया। पलवल में NH-19 पर अल्हापुर फ्लाईओवर के पास लूटपाट करने का विरोध करने पर बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने गोली मार करके 23 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। शहर थाना पुलिस ने मृतक के साथी की शिकायत पर अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूंह में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के पास से 673 किलो 200 ग्राम गांजा को बरामद किया गया। DSP का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 8 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। पंचकुला सेक्टर 7 में देर रात घर के सामने खड़ी फॉर्च्यूनर कार की चोरी का मामला सामने आया है। गाड़ी के मालिक ने मामले में शिकायत सेक्टर 7 पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते बाइक सवार अध्यापक की SUV कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई।
रोहतक में सोमवार को गांव सिंगापुरा के खेतों में एक शख्स की हत्या कर शव दफनाने का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति का शव खेतों में दफने है। सूचना के आधार पर पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची। खेत में शव को बाहर निकाल करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अंबाला में सोमवार को दिन दहाड़े 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय उज्जवल के रूप में की गई है, जिसके बाद अब पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 41 रुपये और डीजल की कीमत 101 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने कहा, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका है। भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाएंगे। पीएम ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार है उतनी पहले कभी नहीं रही। एयर इंडिया पर फैसले से हमारी गंभीरता झलकती है। देश में कोयले आधारित बिजली जैसे परंपरागत एनर्जी की जगह सोलर, विंड पावर जैसे फ्यूचर एनर्जी पर जोर दे रही है। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में प्रभुत्व के लिए अडानी और अंबानी ग्रुप में होगा कड़ा मुकाबला। कोयले की कमी के कारण देश पर ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में तो कई कोल पावर प्लांट्स को बंद भी करना पड़ा है। वहीं दिल्ली ने कहा है कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं मिला तो 2 दिन के बाद से ही राजधानी में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हो गए। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। एनसीबी मामले में बुधवार को जवाब दाखिल करेगी। अब आर्यन को कम से कम 3 दिन जेल में बंद रहना पड़ेगा। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने सारी दलीलें रखी हैं।